गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं राजवीर सर आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज यूपी टेट का हमारा पेपर था, एग्ज़ाम था, बट कुछ शरारती लोगों की वजह से हमारा पेपर नहीं हो पाया। माना कि बहुत कुछ गलत हुआ है और ऐसे लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए और मिलेगी, लेकिन हमको निराश नहीं होना है। अब हमारे पास जो भी टाइम बचा है, मिला है हमको जो एक्स्ट्रा, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और आई होप कि फिर से हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। जितना टाइम मिलेगा हमको एक्स्ट्रा, उसका हम सदुपयोग करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अब चूँकि पेपर लीक हो चुका है, तो पेपर हर किसी के पास लगभग पहुंच चुका है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में, जो हमारा मैथ का पेपर था, मैथ के जो क्वेश्चन थे उनको देखने जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू मी जो हमारा लेवल ऑफ मैथ था वो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं था, एकदम बढ़िया सा इजी क्वेश्चन थे। उन्हीं को आज मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन। और अगर आपको पूरा पेपर चाहिए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा या आपको कहें कि वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई रोड बनाना है, उस रोड को अगर 15 वर्कर या लेबर बनाते हैं तो उनको 48 यानी कि 48 घंटे लगते हैं। अब उसी रोड को हमें 30 घंटे में बनवाना है, तो कितने लेबर लगेंगे? 15 को 48 घंटे लग रहे थे, अब हमें 48 घंटे में नहीं 30 घंटे में बनवाना है, तो लेबर कितने लगेंगे? जाहिर सी बात है, लेबर ज़्यादा लगेंगे। आता देखते हैं। तो आप कैसे करेंगे सॉल्व? पहला क्वेश्चन यानी 91, 15 लेबर, इन्हें कितना टाइम लगा? 48 आवर, 48 घंटे। इधर बराबर लिखोगे कि कितने आदमी पता नहीं है, काम करवाना कितने घंटों में? 30 घंटों में। इस तरीके से लिखा जाता है। इधर कितने लोग कितना टाइम, इधर जितने लोग उनको कितना टाइम, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। अगर एक ही काम कर रहे हो तो ये कंडीशन लगाओ। फार्मूला आप जी जानते हो, M1 T1 या D1 लिख लो। यहाँ पर M2 और D2, मतलब पहले आदमी उनका टाइम, दिन, और दूसरे आदमी और उनका डे। यहाँ पे डे की जगह पर आप टाइम भी लिख सकते हो, T1 लिख सकते हो। यहाँ पर M1 T1 M2 T2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 से इसको काट दो इधर, तो 24 बार, यानी कि 24 बराबर x की वैल्यू 24 आ गई, यानी कि 24 बार का जरूरत पड़ेंगे। 92 वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये था, कोई नंबर दी गई है हमको 3, 2, 4 और x 342। ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाज्य है, तो हमें x का वैल्यू बताना है, x का मान बताना है। यहाँ पे जो x आया हुआ है ये x है क्या, वो हमें बताना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमें पता होता है कि अगर 11 से कोई भाज्य संख्या है तो क्या होता है, ऐसे एक को छोड़कर एक पे निशान लगा लो भैया मेरे, एक को छोड़ करके एक पर। इधर से भी जो छूट गए वो 2 और उसके बाद x, उसके बाद 4। तो जो पहले हमने निशान लगाया वो विषम स्थानों पर स्थित अंक हैं, और नीचे से जो निशान लगा वो सम स्थानों पर, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और छठवें स्थान पर, ऐसे करके बस इन अंकों को जोड़ करके जो विषम स्थान पर है और सम स्थान पर, इनका अंतर कर लो। अंतर 0 है या 11 से विभाज्य कोई संख्या है, ठीक जी। हमारा किसका रूल है? जो 11 से विभाज्य संख्या है उनका रूल है, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं पहले जल्दी से। पता होगा आपको यार, हमें जितनी बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। 3 को जोड़ लिया, 4 को ले लिया, और इधर किसको?
फिर 3 को लिया और फिर किसको लेंगे 2 को, इनको एक जगह लिख लिया, माइनस लगा दो, नीचे से 2 को ले लो आप, x को ले लो आप, और किसको ले लो 4 को ले लो, बराबर या तो 0 मिले भैया मेरे, या कोई ऐसी संख्या मिले जो 11 से कट जाए। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में हम 0 लेके चले, जब 0 से हमारा काम ना लो हो तो हम कोई संख्या 11 लें, 22 लें, ठीक है, 33 लें, 11, 22, 33, लेकिन अभी हम 0 को लेकर चलें, 0 से काम हो जाएगा। ये देखते सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 12, सॉरी 10 और 12, 12 आ रहा है। यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 और ये x माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा ना तो भैया इनकी गुणा हो जाती है ना, आप जानते हो। यहाँ 0 ले लो, नेग्लेक्ट कर दो किसको 11 को, तो उसे छोड़ दो, ठीक है। ये कितना बचेगा, 6 माइनस एक्स बराबर 0, एक्स को उधर ले जाओ तो 6 बराबर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ऑप्शन में 6 होगा तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट जरूर करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कोई बताने वाला है, कोई नहीं बताएगा भाई। हाँ, एक है सर्किल, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक सर्किल है, सर्किल मतलब वृत्त। अब इस वृत्त के अंदर हमें क्या बनाना है, एक इसके वृत्त के अंदर एक हमें वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, एक ऐसा स्क्वायर बनाना जिसका एरिया है वो मैक्सिमम हो, क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमने ये बना दिया, मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो क्षेत्रफल। भाई लोगों थोड़ा अपने आप अच्छे से बना लेना, मैं भाई समझाने के लिए। एक ऐसा हमें वर्ग बनाना है जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो फिर निकालना क्या है हमको कि एरिया ऑफ एरिया, भाई एरिया को हम सिर्फ AR लिखे दे रहे हैं बेटा, समझ जाना, एरिया ऑफ किसका, सर्किल, और अपान में एरिया ऑफ किसका, स्क्वायर का, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो क्या होगा, ठीक। अनुपात ये वाला क्या होगा, यानी ऊपर हमें क्षेत्रफल रखना है किसका, सर्किल का, और नीचे क्षेत्रफल किसका रखना है, इस स्क्वायर का, वर्ग का। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बस हमसे यही अनुपात पूछा गया है, ठीक है, अनुपात। लेकिन सर्किल का तो हम जानते हैं, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे। नीचे इसका या वर्ग क्या है, तो भुजा स्क्वायर भैया, भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा कहाँ से लाए हम, साइड का स्क्वायर, इसकी साइड हमें पता हो जाए बस हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, इसकी साइड हम कैसे निकाल लें, अगर इसको मिला लें तो डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गए, जी भी विकर्ण हो गए। और जब भी हम ऐसा वर्ग बनाए जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करे, तो हमेशा ये जो विकर्ण है ना वो केंद्र से जाते हैं, इसके सेंटर से पास होते हैं। जब सेंटर से पास होते हैं तो बेटा तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, इधर वाली भी, इधर वाली भी, इधर वाली, सारी रेडियस हो जाएगी, ठीक। इतनी बात क्लियर हो रही है। केंद्र से परि तक की दूरी को हम लोग रेडियस या त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। बात क्लियर हो रही होगी। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है ये साइड चाहिए। अगर ये ए है ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की सारी साइड कैसी होती है, इक्वल होती हैं। अब साइड कैसे निकालें हम लोग, यार ये जानते हैं कि यहाँ पर विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल इक्वल टू होता है भुजा √2, हिंदी में लिख दे तो भुजा √2। विकर्ण को यहाँ पे देखें बेटा, आर जी टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और यहाँ भुजा क्या है, a और √2, ठीक है। अब अगर हमें a की वैल्यू निकाले तो ये √2 इसके अपान में आ जाएगा, या इससे इसको काटोगे तो ये √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2, तो √2 और r, और इधर क्या a की वैल्यू आ गई √2r। ये बात है, जिस बच्चे की समझ में ना आई है वो कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि सर जी कैसे कट गया, ठीक है, √2 कैसे बन गया, ठीक है। आप पूछोगे तभी मैं बताऊंगा, जो जानते हैं वो तो जानते हैं।
तो अब हम क्या करें, भुजा की, इसकी भुजा की यानी इसकी साइड निकल आई, वो साइड यहाँ पे डाल दो आकर के। तो साइड कितनी निकल के आई, जे आई, इसको यहाँ डाल दो √2 और r, इसका स्क्वायर कर दो। तो भैया आप जानते हो जी पाई आर स्क्वायर, ये पाई है आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे ना तो रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया π/2। अनुपात क्या आ गया, ये वाला जो अनुपात है वो आ गया π/2। π/2 जो आया है इसमें कहीं पर भी आर नहीं बचा है, यानी इस अनुपात में त्रिज्या है ही नहीं। तो ये जो अनुपात हमारा है ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, वृत्त की त्रिज्या आप चाहे कुछ भी कर दो, अनुपात हमारा क्या रहेगा, π/2 रहेगा। तो एक ऑप्शन हमारा है कि अनुपात हमारा त्रिज्या बढ़ाने पर वही रहेगा या नियत रहेगा, तो वही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा है, बस क्वेश्चन हमने हिंट के लिए अपनी कॉपी में लिख लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे बस। ठीक है, ना ही मैंने उस पेपर का प्रिंट आउट निकलवाया है। तो ये क्वेश्चन आपका तीसरा था। अगला क्वेश्चन, यहाँ तो कोई है नहीं, कौन बताएगा, तो मुझे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नंबर 1 हमको दी गई है, 4 मतलब 94 है, कितना है 10 0 2.7। इसको हम किसके रूप में लिखें, P/Q के रूप में लिखें। तो हमारा Q क्या होगा, सॉरी P नहीं Q, तब हमारा Q क्या होगा हमें ये बताना है। इतना आसान है भाई, पहले इसको P/Q में लिख दो। ठीक है, तो क्या करें, पॉइंट को हटा देंगे तो 1027/10 आ जाएगा। ये जो पॉइंट हटा रहे हैं इसके बाद एक अंक है तो एक ही जीरो नीचे लेंगे। अब ये चीज P हो गई, ये Q हो गई, तो Q के क्या हो गया, Q हो गया 10। हाँ, कभी कभी ये 10 नहीं भी होता, कब, जब जे नंबर कट जाती, लेकिन कटेगी नहीं, ये 3 से कट रही है, ये 2 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है तो ये भी 3 से कटनी चाहिए, ये 5 से कट रही है तो ये 5 से कटनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ये 2 से कट रही है तो ये भी 2 से कटनी चाहिए। यानी कि ये अगर ये वाला जो हमारा संख्या है ऊपर वाली अनुपात है, ये अगर सरल हो जाए तो इसे पहले हम सरल करेंगे, लेकिन सरल हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए Q की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। बस आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक नंबर हमारी है, दिख रहा है मैंने इस तरीके से लिखा है बहुत छोटा छोटा करके, कि पहली जो हमारी कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल हमारा है, मूलधन है 600 रुपये, और वो 4 साल के लिए दिया जाता है तो 720 हो जाता है, ब्याज मिला करके 720 हो जाता है। ठीक है, अभी पूरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि कोई हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है 600 रुपये, अगर इसे हम 4 वर्ष के लिए किसी को देते हैं तो जी हो जाता है हमारा 720 रुपये, ये मतलब अमाउंट, ब्याज मिला के इतना हो जाता है। अब क्या किया जाए, अगर इसी धन को भाई किसी रेट पे दिया गया होगा, वो रेट हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहे हैं अगर वो रेट हम 2% बढ़ा दें तो ये धन कितना हो जाएगा। टाइम बाकी वही है, वही रुपया है, उतने टाइम तक देना है, लेकिन रेट जो हमारी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर होती है वो दर कुछ रही होगी, तो इतना हमें मिला पैसा, लेकिन अब उस दर को अगर हम 2% बढ़ा दें तो यार देखो तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं छोटा तरीका बता रहा हूँ। जो ब्याज की दर इन्होंने कितनी बढ़ाई, 2%, तो पहली साल 2%, दूसरी साल 2%, तीसरी साल 2%, चौथी साल 2%, 2 कितना हो गया 8। तो आप सीधा क्या करो, इसका 8% निकाल दो। ठीक है, तो बढ़ा कितना पैसा बढ़ा होगा वो निकल आएगा। ठीक है, कितना पैसा बढ़ा होगा, फालतू कितना और ज़्यादा हो गया होगा वो। ठीक है, तो इसका अगर हम 2% 8% निकाल दें, कितना 8, 2 1 साल 2 1 साल 2 1 साल ऐसे करके, तो 8% हुआ, तो इसका हमने 8% निकाला। 6 का 8% भैया क्या होता है, 8% परसेंट हटाओ नीचे 100 लाओगे, 2 40 कितना है, या 48, 6 8 48,
48 रुपये और बढ़ा दो इसमें, तो कितने हो जाएंगे। अब नया हमारा जो न्यू अमाउंट होगा, न्यू अमाउंट हो जाएगा 720 प्लस 48 यानी कि 768 आ जाएगा आंसर आपका। जोड़ लेना भैया, जोड़। ठीक, ये क्वेश्चन था, समझ लो। कहीं से दिक्कत लग रही है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा था कि निम्न में कौन सा गलत, विच इज इनकरेक्ट विच इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या फॉलोइंग जो भी हमें चीज़ें दी गई हैं, नीचे जो भी चीज़ें देंगी उसमें गलत कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि दो पूर्णांकों का योगफल सम हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो भैया बिल्कुल सही बात है, दो पूर्णांक जब भी आप जोड़ोगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। इसे पूर्णांकों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हिंदी में, चलो वो हमें ध्यान नहीं आ रहा, आप देखना। फिलहाल ऐसे भी आप जानते हो कि जो जब भी आप क्या करोगे, दो पूर्णांकों को जोड़ोगे तो आपको पूर्णांक ही मिलने वाला है। यानी बात बिल्कुल सही है। एक बात, एक ऑप्शन में इन्होंने कहा कि दो नेचुरल नंबर का सम, दो नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो नेचुरल नंबर मिलती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप कभी भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको प्राकृतिक संख्या ही मिलने वाली है। जो भी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मिलेगी। हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोले या ना बोले, ठीक है। अच्छा, ये भी बात सही होगी। तो फिर दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होगा, ये भी बिल्कुल बात सही है। फिर गलत कौन सी, एक बात और कही गई है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय संख्या होगा, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या हो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। देखो भैया, एक परिमेय संख्या हमने लिखी 2 - √3, ये एक परिमेय संख्या है भाई, अगर आप जानते हो तो। दूसरी परिमेय संख्या हमने √3 लिखी। दो परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय नहीं यार, अपरिमेय संख्या, जी अपरिमेय संख्या, जी अपरिमेय संख्या, इनका योगफल कर दो। योगफल मतलब पहली संख्या पिल्ला से दूसरी संख्या, योगफल जो आया हमारा वो क्या आ गया, योगफल हमारा आ गया भाई साहब 2 आ गया। क्या ये अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल अपरिमेय संख्या नहीं है, ये है परिमेय, परिमेय है। और ये क्या थी, अपरिमेय थी, अपरिमेय थी, ठीक है। ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, तो हमने अपरिमेय को जोड़ा, परिमेय मिल गया। इसलिए हमारा जो कोई भी ऑप्शन था जिसमें ये कहा गया था कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, अपरिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है, तो बात गलत है। अपरिमेय नहीं आया, परिमेय आ गया। समझ के ना समझो भैया कमेंट कर लेना खूब, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन 7 है, पहले इसको हटाऊं फिर बताऊँ आपको। अगला क्वेश्चन 7, क्वेश्चन ये कह रहा, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या क्या है? कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, 60 मोर है, अपने 20%। अरे यार हमने संख्या ये ले ली, इसका 20% ले लो, परसेंट हटाते नीचे 100 लाते हैं। कोई संख्या अपने 20% से कितनी ज़्यादा है, ये जो संख्या हमने x ली है, माना कि संख्या हमारी भाई साहब नंबर x है, तो इसी संख्या का 20%, ये संख्या अपने 20% से ये कितनी अधिक है, ये 60 अधिक है, 60 भाई साहब। तो इसे 60 या तो इसे 60 या माइनस कर दो तो दोनों लोग बराबर हो जाएंगे। बात एक बार फिर से समझना जरा, ये जो आपकी नंबर है जी अपने 20% से 60 ज़्यादा है, जी 60 ज़्यादा है इसी के 20% से। तो यार अगर दोनों को बराबर करना हो, जी 60 ज़्यादा है तो इसको 60 दे दो, दोनों लोग कैसे हो जाएंगे बराबर। बस इतनी सी बात है, बात बस समझने की है और कुछ नहीं है, ठीक है। बात समझ लेना, वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना, ठीक है। अगर ना बात समझ ना आई हो, आ जाएगी फिर। अब इसे काट दो, 20 पंचे 100, तो x और ये x/5 और प्लस 60, ये चीज़ इधर ले आओ भाई साहब। तो x - x/5 और ये 60,
ये भैया कई चीज़ गुणा कर ही लोगे तो जी आ जाएगा 4x/5 = 60। और ये 4 से अगर डिवाइड कर दें हम इसको, 4 से डिवाइड कर दें तो कितना बार जाएगा, 15 बार। ठीक है। अब जी 5 उधर भेजोगे जी, बट्टे में उधर गुणा करेंगे जा करके, तो x क्या आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75। तो 75 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है। ठीक, तो ये इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल सॉल्व, बहुत आसान था। तो मैं इसलिए कह रहा था कि मैथ हमारा बहुत आसान आया है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, आगे चलें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शायद 8वां क्वेश्चन होगा 98, कि एक संख्या हमको दी गई है 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या, इसके सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह डिवाइड होने वाली संख्या बतानी है। इसकी जितना क्लोजेस्ट कोई नंबर, इसके सर्वाधिक पास में कोई नंबर बताओ जो कि इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो भाई साहब इससे डिवाइड करके देखो, इससे इसको डिवाइड करो, जो शेष फल बचे वो इससे माइनस कर देना, बस आंसर आ जाएगा। तो इससे हमने इसको डिवाइड करना चाहा तो हम शेषफल निकालना चाह रहे हैं। शेषफल क्या आ रहा है, तो 17 का 17, तो यहाँ पे बचा होगा 13, 13 बचा जी, इधर लग जाएगा। तो 17 8 जा होता है 136, तो 1 बच गया, 1 बच गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी शेषफल आपका 10 आ रहा। आप डिवाइड करके देख लेना, ये जो 10 है ना, ये फालतू का आ रहा, शेष में आ रहा, तो ये 10 हटा दो। तो जैसे 10 हटाएंगे तो ये कितना, इससे 10 हटाएंगे नंबर से, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगी जिसकी हमें ज़रूरत है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारी क्या आ जाएगी, 3070 और -10 यानी कि 3060, ये हमारी नंबर हो जाएगी। तो बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 9th, जिसमें हमको दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया गया, वो दिया गया हमको, रेशियो दिया गया है वैसे एसपी और सीपी का, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का दिया गया है, एसपी और सीपी 5:4, ये दिया गया आपको क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात ये है। तो हमसे लाभ का प्रतिशत पूछा गया कि कितने प्रतिशत, हाँ ऐसे में तो लाभ होगा यार, सही कहा गया था। ये यहाँ पर सीपी और एसपी का दिया है, सीपी ऊपर है और एसपी नीचे है, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, जाहिर सी बात है कि जो खरीदा गया मूल्य ज़्यादा दिख रहा है और जो बेचा गया कम दिख रहा है, तो यानी कि लॉस हो रहा है। तो वो लॉस कितना हो रहा है वही में बताना है, लॉस क्वेश्चन मार्क जी, लॉस परसेंट निकालना। लॉस परसेंट में होता क्या है कि पहले आप लॉस कितना हुआ वो पता करो, नीचे आप क्या लिखो, सीपी, हमेशा सीपी लिखा जाता है, वो सीपी लिख देंगे क्रय मूल्य और इंटू 100 कर देते हैं। तो भाई साहब लॉस कैसे निकालेंगे, एसपी में से सीपी घटा दो, यानी कि इसमें से इसे घटाएंगे, जब लाभ हो रहा हो तब इससे मतलब इससे इसको घटा दें, और लॉस में इसी माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, माइनस करने पर 1 आ गया। और सीपी कितना है देख लो, 5 है, और इंटू 100 करेंगे, ये 100 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कि जो हानि हो रही थी वो 20% की हो रही। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां यानी कि 100 वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको दिया गया है घन का विकर्ण दिया है, यानी कि डायगोनल दिया है किसका, क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, डाया ऑफ क्यूब। डाया ऑफ क्यूब वैसे फार्मूला क्या होता है, वो होता है साइड
√3, भुजा √3 हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा √3 जिसे कहते हैं वो होता है। ठीक है भैया, भुजा। और दिया कितना गया, चलो पहले हम दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया कितना गया है आपको 8√3, क्या दिया गया 8√3। और हम लोग यहाँ पे फार्मूला इसका लिख दें। इसका फार्मूला क्या होता है, भुजा √3, यानी कि अब इंग्लिश में लिखा तो हम यहाँ पे साइड और इंटू √3 लिखे दे रहे हैं और 8√3। भाई साहब यहाँ पे कंपेरिजन करो, आप तुलना करो ऑन कंपेयरिंग। तो देखो जी √3 बराबर है तो ये साइड और ये वाली चीज़ें बराबर हो जाएंगी। अगर ये पहली इधर दूसरी चीज़ें बराबर हैं तो ये पहली चीज़ें भी आपस में बराबर होंगी। यानी यहाँ से साइड हमें पता लग गई, क्यूब की साइड क्या है 8, ठीक है 8 है क्यूब की साइड। अब हमें इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड, 6 से होता है 6 इंटू साइड, भुजा का 6 गुना। तो भुजा जो है इसका 6 गुना कर देंगे तो 48 आ जाएगा, यानी कि 6 इंटू 8 यहाँ पर रख देंगे एक ही जगह पर। अब 48 और जो सरफेस एरिया तो मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे 10 क्वेश्चन थे यूपी टेट के आए हुए। और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, आई प्रोवाइड ऑल क्वेश्चंस आप यूपी टेट एग्जाम। तो ठीक है, मैंने कहा था कि बिल्कुल आसान है, तो एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिससे कि आप लगे कि हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे आए हुए थे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय, सी यू।